Good morning, students. Once again, I welcome you back to our YouTube channel. आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं: बायोडाइवर्सिटी, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स। हमारे प्रीवियस टॉपिक में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो 3 डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं उसके बारे में बात की थी। सबसे पहला फीचर था मेटाबॉलिज्म, जो कि हमने कहा कि ये सभी ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है और ये किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा शो नहीं किया जाता। दैट्स व्हाई इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। सेकेंड फीचर जो हमारा था दैट वाज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, की सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर है। और लास्ट फीचर जिसके बारे में हमने बात की थी दैट वाज कॉन्शियसनेस। व्हाट वाज कॉन्शियसनेस? Ability to sense the stimulus and to respond to it, that was known as consciousness. तो इन 3 फीचर्स के बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी। आज की वीडियो में हम इन 3 टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। So without wasting our time, let us proceed to our topic number 1, that is biodiversity. अब देखिए, बायोडाइवर्सिटी क्या चीज है? 2 शब्दों से मिलकर बना है बायोडाइवर्सिटी। वन इज बायो, अनदर वन इज डाइवर्सिटी। अब बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरा जो शब्द है, आइए उसके बारे में समझते हैं, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। क्या आप जानते हैं कि हमारी अर्थ की सरफेस पर ऑलमोस्ट 17 से 18 लाख स्पीशीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पाए जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इतना बड़ा नंबर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपकी अर्थ की सरफेस पर रहता है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो बायोडाइवर्सिटी का आपका चैप्टर आता है। कभी आप उसमें फिशेस के बारे में पढ़ते हैं, कभी आप उसमें एम्फीबियंस के बारे में पढ़ते हैं। एक बहुत ही फेमस एम्फीबियन फ्रॉग है। फिर आप रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं। रेप्टाइल्स में स्नेक्स आते हैं, क्रोकोडाइल्स आते हैं। फिर आप बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर आप मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में ही इतनी वैरायटी मिलती है। छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की बात करें, कभी आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे होते हैं, कभी आप अमीबा के बारे में पढ़ रहे होते हैं। हम अपने अपकमिंग चैप्टर्स में कभी आर्की बैक्टीरिया की बात करेंगे, कभी ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करेंगे। तो बात यह है कि इतना बड़ा नंबर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हमारी अर्थ की सरफेस पर, और एक वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ की सरफेस पर पाए जाते हैं। तो ये दोनों ही चीजें डाइवर्सिटी का हिस्सा हैं। द वास्ट नंबर एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस refers to biodiversity. Biodiversity, it refers to the vast number as well as types of organisms found on earth surface. अब यहां से आपसे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सिंपल सी बात पूछ ली जाएगी, बायोडाइवर्सिटी इट रेफर्स टू। ऑप्शन 1 दिया जाएगा वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन 2 दिया जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन 3 दिया जाएगा वास्ट नंबर एज वेल एज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लास्ट दिया जाएगा नन ऑफ दीज।
तो आपको दोनों ही चीजें इंक्लूड करनी है डाइवर्सिटी में, नंबर को भी इंक्लूड करना है और टाइप्स को भी इंक्लूड करना है। तो the correct option will be third one in this one, that biodiversity, it refers to the vast number as well as the different types, or we can say the variety of the living organisms found on the earth surface। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि आपकी जो बायोडाइवर्सिटी की सिंपल सी कॉन्सेप्ट है उससे बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में हमने कहा कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अर्थ की सरफेस पर पाए जाते हैं। इनमें से ये जो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं, इनमें 1.25 मिलियन स्पीशीज हैं एनिमल्स के और 0.55 मिलियन स्पीशीज हैं प्लांट्स के। ये डाटा अगर आप याद रख सकें तो बहुत अच्छा है। 1.25 मिलियन स्पीशीज एनिमल्स के हैं, 0.55 मिलियन स्पीशीज प्लांट्स के हैं। अब बात ये आती है कि एनिमल्स का वो ग्रुप जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी शो करता है वो है इंसेक्ट्स। जैसे आप अपने घर की बात कर लो, ठीक है, आपको अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स आपके घर में देखने के लिए मिलते हैं। आपको मच्छर दिख जाएंगे, आपको मक्खियाँ दिख जाएंगी, आपको आंट्स दिखेंगे, बीटल्स दिखेंगे, स्पाइडर दिखेगी, कॉकरोच दिखेंगे। तो आपके घर में ही इतने अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि among animals, the group which is showing maximum diversity, that group is the group of insects। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां से बन सकता है दैट एनिमल्स का वो ग्रुप जो कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी शो करता है वो क्या है? वो है इंसेक्ट्स। जिस तरीके से एनिमल्स में इंसेक्ट्स मैक्सिमम डाइवर्सिटी शो करते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स मैक्सिमम डाइवर्सिटी शो करते हैं। तो वो ग्रुप प्लांट्स का जो कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी शो करता है, दैट ग्रुप इज एंजियोस्पर्म्स। ये एक ग्रुप है प्लांट्स का जिसके बारे में हम डिटेल से अपने प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों को नहीं पता है एंजियोस्पर्म्स के बारे में, आप सिंपली अभी के लिए याद रख लें एंजियोस्पर्म्स को कि इट इज सिंपली अ ग्रुप ऑफ द प्लांट्स। डिटेल में हम इसके बारे में प्लांट किंगडम में पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका सिंपल सा यहां से पूछा जा सकता है कि एनिमल्स में वो ग्रुप जो कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी शो करता है वो इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स का वो ग्रुप जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी शो करता है वो है एंजियोस्पर्म्स। ओके, सो ये हमारी कॉन्सेप्ट थी बायोडाइवर्सिटी की कि अलग अलग तरह के, अलग अलग टाइप्स के और इतना जो वास्ट नंबर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अर्थ की सरफेस पर, उसे बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। अब बात ये आती है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बहुत ही एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये एक जनरल सी टेंडेंसी होती है ह्यूमन बींग्स की कि वो जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में जानना चाहता है कि भाई जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हैबिट्स क्या हैं, उनका हैबिटेट कैसा है, वो कहाँ रहते हैं, वो कैसे खाते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। भाई हम लोग सांस लेते हैं अपने लंग्स से, तो जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे सांस ले रहे हैं, फिशेस कैसे सांस लेती हैं, एम्फीबियंस कैसे सांस लेते हैं। तो ये एक जनरल सी टेंडेंसी है ह्यूमन बींग्स की कि वो जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी अर्थ की सरफेस पर, उसके बारे में जानना चाहता है। अलग अलग तरह की जो वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनके बारे में स्टडी करना चाहता है। अब बात यह है कि स्पीशीज का नंबर इतना ज्यादा है हमारी अर्थ की सरफेस पर
और ह्यूमन बीइंग्स का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही कम है। तो अगर हम एक एक ऑर्गेनिज्म के फीचर्स के बारे में पढ़ने लग गए तो भी हम अपनी पूरी लाइफ भी लगा देंगे तो भी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला साइंटिस्ट्स ने कि भाई कम समय में ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। इसका सॉल्यूशन निकाला साइंटिस्ट्स ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देकर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करके। अब समझते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या चीज है। तो आइए अब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक बहुत सी सिंपल सा एग्जांपल लूंगी इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। मान लीजिए कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं बहुत सारे, और जो टीचर है वो उन बच्चों को एक रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए देती है। वो टीचर बताती है कि आप जिस क्लासरूम में बैठे हुए हैं वहां पर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए एक चेयर है, एक टेबल है, एक डस्टर है जो कि वुड का बना हुआ है, उसके बाद नोटबुक है बच्चों के पास, बुक है, उसके अंदर न्यूज़पेपर भी मान लीजिए क्लासरूम में है, फिर बच्चों के पास प्लास्टिक की बॉटल है जिससे वो पानी पी रहे हैं, फिर पेन है जिससे वो बच्चे लिख रहे हैं। अब क्लास टीचर क्या बोलती है कि भाई ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपके रूम में रखे हुए हैं और आपको इन ऑब्जेक्ट्स की एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है और वो रिपोर्ट मुझे सबमिट करनी है। अब क्लास में दो तरीके के बच्चे थे। कुछ ऐसे बच्चे थे जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे। उन्होंने क्या किया कि एक एक ऑब्जेक्ट को उठाया और उनके फीचर्स के बारे में रिपोर्ट में लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पहले चेयर को ऑब्जर्व किया, देखा वो किस चीज से बनी हुई है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। फिर कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे थे इतना, लेकिन वो स्मार्टली वर्क करते थे। उन्होंने ये देखा कि जो हार्ड वर्क वाले बच्चे हैं वो तो काफी समय से लगे हुए हैं रिपोर्ट प्रिपेयर करने में और उनकी तो ऑलमोस्ट अभी खत्म होने वाली है, लेकिन हमने तो अभी स्टार्ट भी नहीं की है। और अगर हमने अपनी रिपोर्ट टाइम पर नहीं सबमिट की तो फिर टीचर जो है वो हमारी क्लास लेने वाला है। तो बात ये आई कि भाई अब जो स्मार्ट स्टडी वाले बच्चे थे उन्होंने क्या देखा कि चेयर, टेबल और डस्टर तीनों ही एक चीज से बने थे, कि भाई वुड से बने थे तीनों, तो कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी इनकी प्रॉपर्टीज में श्योरली होंगी। फिर देखा कि जो नोटबुक, बुक और न्यूज़पेपर थे ये तीनों ही चीजें पेपर से बनी थी, तो यानी कि इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी काफी हद तक सिमिलर मिलेंगी। फिर जो प्लास्टिक बॉटल और पेन है ये दोनों प्लास्टिक से बनी हुई हैं। तो उन्होंने एक एक अलग अलग ऑब्जेक्ट की स्टडी करने की बजाय इन ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई किया और 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लिया। पहले ग्रुप में चेयर, टेबल और डस्टर आए, दूसरे ग्रुप में नोटबुक, बुक और न्यूज़पेपर, और तीसरे ग्रुप में प्लास्टिक बॉटल और पेन। अब क्योंकि ये तीनों ही चीजें वुड से बनी हुई हैं तो आप इन तीनों में से किसी एक की भी प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो आपको इन तीनों की अलग से प्रॉपर्टीज पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर ये जो तीनों चीजें हैं ये पेपर से बनी हैं, किसी एक की भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, बाकी सबकी प्रॉपर्टी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरीके से ये भी प्लास्टिक की बनी हुई है, सिर्फ पेन की प्रॉपर्टी आप पढ़ लेंगे तो बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज का आपको अंदाजा हो जाएगा। तो जो स्मार्ट स्टडी करने वाले बच्चे थे उन्होंने इनको क्लासिफाई किया और सिर्फ थोड़े से समय में इनकी रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर दी, क्योंकि हर एक ग्रुप से सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को उन्हें पढ़ने की जरूरत पड़ी। बाकी जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स थे उस ग्रुप के उनकी प्रॉपर्टीज का ऑटोमेटिकली अंदाजा लग गया। ठीक यही कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की।
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। अब हर किसी ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी पढ़ने की बजाय आप एक ग्रुप के एक ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी आप पढ़ लेंगे तो उस ग्रुप के बाकी ऑर्गेनिजम्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनका अंदाजा आपको हो जाता है। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, और उन ग्रुप्स बनाने के बाद हर एक ग्रुप के एक ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी पढ़ने से बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज का आपको अंदाजा हो जाता है। तो थोड़े से समय में आप बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज पढ़ पाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के बारे में जान पाते हैं। यही कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। अब जिस तरीके से आप यहां पर ये ग्रुप्स बना रहे थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ग्रुप्स बनते हैं और उन ग्रुप्स को नाम दिया जाता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। उन ग्रुप्स को नाम दिया जाता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो यहाँ की तो अब तक की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई कि भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, कि इतने ज़्यादा नंबर हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हमारी अर्थ की सरफेस पर। अगर हम एक एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ने लगेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हम अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ कुछ ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान पाएंगे। इस चीज़ का सॉल्यूशन साइंटिस्ट्स ने दिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई अगर हम करते हैं, उनको ग्रुप्स में अगर हम बांट लेते हैं तो उन ग्रुप्स से हमको थोड़े से समय में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में इजीली पता चल जाता है। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक वर्ड आया जिसे हमने नाम दिया टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। हालांकि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में ही बात करेंगे, बट स्टिल मैं आपको एक आइडिया यहाँ पर दे देती हूँ कि जो डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जिनका यूज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किया जाता है। तो बायोलॉजिकली जब हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को तो हम 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का यूज करते हैं। इन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को याद रखने के लिए एक नेमोनिक है आपके पास, वो नेमोनिक आप याद रखें, बहुत ही कंफर्टेबली आपको 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज याद रहेंगी। व्हाट इज दैट नेमोनिक? कीप, पॉट, क्लीन और family gets sick। इस नेमोनिक के हर एक वर्ड का पहला अक्षर, उससे आपकी एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बनती है। के से किंगडम, पी से फाइलम, जिसे एनिमल्स में फाइलम बोला जाता है, प्लांट्स में उसे डिवीजन बोला जाता है। नेक्स्ट सी फॉर क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जेनस एंड एस से स्पीशीज। These are 7 taxonomic categories। जो सबसे बेसिक और सिंपलेस्ट कैटेगरी है वो है स्पीशीज। जिस तरीके से जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि सबसे पहले बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं और सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म। ठीक उसी तरीके से यहां पर जो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की वो है स्पीशीज। एक जैसे स्पीशीज मिलकर जिनस बनाते हैं, एक जैसे जिनस मिलकर फैमिली, आफ्टर दैट तो ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम और फाइलम से एंड में बनता है
किंगडम। तो जो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, स्पीशीज, वो एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम नंबर सिमिलर कैरेक्टर्स का देखने को मिलता है। जैसे ह्यूमन बींग्स की हम बात करें कि सभी ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, तो सभी ह्यूमन बींग्स में आपको बहुत कुछ सिमिलर मिलेगा कि भाई सभी के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं। ठीक है, बेसिक जो फीचर्स हैं कि भाई सभी के जो टीथ होते हैं वो थीकोडोंट होते हैं, वो डाइफायोडोंट होते हैं कि भाई 2 सेट्स में आते हैं, एक परमानेंट होते हैं और आफ्टर दैट एक टेम्पोरेरी, कि भाई बचपन में टेम्पोरेरी टीथ आते हैं फिर परमानेंट आते हैं। थीकोडोंट होते हैं टीथ कि भाई जॉज के अंदर प्रेजेंट होते हैं टीथ। तो बहुत से जो बेसिक फीचर्स हैं वो सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर आपको सेम से मिलेंगे और इसी वजह से जितनी भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सभी सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। अब एक स्पीशीज से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो दूसरी स्पीशीज हैं उनसे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। इस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि एक स्पीशीज से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और इंटरब्रीडिंग से प्रोड्यूस होने वाले ऑफस्प्रिंग्स फर्टाइल होते हैं। एक स्पीशीज से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीडिंग शो करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि 2 डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म भी इंटरब्रीडिंग शो कर लेते हैं। जैसे कि कई बार इस टाइप का होता है कि जो मेल डोंकी है वो फीमेल हॉर्स के साथ इंटरब्रीडिंग शो करता है और उससे म्यूल बनता है, लेकिन ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है ये फर्टाइल नहीं होता। क्यों नहीं है ये फर्टाइल? क्योंकि डोंकी और हॉर्स ये 2 डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं और जो डिफरेंट स्पीशीज हैं वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं। वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं। अगर 2 डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स में इंटरब्रीडिंग हो भी जाए तो उससे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस होता। तो दैट्स वाई एक स्पीशीज से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं दूसरे स्पीशीज से। अब ये एक टाइप की हायरार्की है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की इसे बोला जाता है, जिसमें सबसे नीचे आपके स्पीशीज आते हैं और सबसे ऊपर आपका किंगडम आता है। जैसे जैसे इस टेक्सोनॉमिक हायरार्की में हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स घटते चले जाते हैं। यानी कि मान लीजिए एक स्पीशीज से बिलोंग करने वाले 2 ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स आपको 100 मिल गए, तो जब तक आप किंगडम तक पहुंचेंगे तो एक किंगडम से बिलोंग करने वाले 2 ऑर्गेनिजम्स के नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स देखेंगे तो ऐसा होगा कि सिर्फ 5 या 6 ही सिमिलर कैरेक्टर रह जाएंगे। तो जैसे जैसे इस टेक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर्स का जो नंबर है वो घटता चला जाता है, सिमिलर कैरेक्टर्स का नंबर कम हो जाता है। अब वही चीज है, मान लीजिए आप ह्यूमन बींग्स की कंपैरिजन, एक ह्यूमन बींग की कंपैरिजन दूसरे ह्यूमन बींग से कर रहे हैं, सभी ह्यूमन बींग एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं तो आपको बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। लेकिन हम किंगडम लेवल पर आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग करते हैं और एनिमेलिया किंगडम से सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, फिशेस भी एनिमेलिया किंगडम में आती है, एम्फिबियंस भी एनिमेलिया किंगडम में आते हैं, आपके रेप्टाइल्स भी एनिमेलिया किंगडम के अंदर आते हैं। तो एक एनिमेलिया किंगडम में जो फिश आ रही है, अगर उस फिश की कंपैरिजन ह्यूमन बींग के साथ आप करने लग जाएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर्स का नंबर काफी कम हो जाएगा। तो एक स्पीशीज से एक स्पीशीज
अगर एक स्पीशीज के अंदर दो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके सिमिलर कैरेक्टर्स को आप कंपेयर करेंगे तो वो नंबर बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन एक किंगडम से बिलोंग करने वाले दो ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को आप कंपेयर करेंगे तो वो नंबर आपको बहुत कम मिलेगा। तो ये बात थी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। अब टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बाद हम पहुंचते हैं टेक्सोनॉमी पे। दैट व्हाट इज टेक्सोनॉमी? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने बात की कि जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना, उनको टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में डिवाइड करना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाती है। टेक्सोनॉमी में हम प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं कि भाई जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या प्रिंसिपल्स यानी कि क्या रूल्स हमको फॉलो करने हैं, प्लस में क्या प्रोसीजर होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, कि किस तरीके से हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करनी है। तो व्हाट इज टेक्सोनॉमी? Taxonomy, it deals with the principles and the procedure of biological classification. तो नेक्स्ट हम लिखते हैं टेक्सोनॉमी के बारे में। Taxonomy deals with principles and procedure of biological classification. ओके, अब कुछ साइंटिस्ट्स के नाम आते हैं जो आपको याद करने हैं। Who coined the term taxonomy? ये जो शब्द टेक्सोनॉमी है ये किसने दिया? So the term taxonomy was coined by A.P.D. Kendall. That is the name of the scientist who coined the term taxonomy. The term taxonomy. Next, who is considered as the father of taxonomy? Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus is considered as father of taxonomy. Father of taxonomy. Next, who is considered as father of Indian taxonomy? Who is considered as father of Indian taxonomy? Santa Paul. Santa Paul is considered as father of Indian taxonomy. इंडियन टेक्सोनॉमी। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल्स के बारे में और उसके प्रोसीजर के बारे में हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी में, यानी कि किस तरीके से क्लासिफाई करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या आपको रूल्स फॉलो करने हैं, उनकी बात हम करते हैं टेक्सोनॉमी में। दूसरी चीज, द साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी शब्द जिसने दिया A.P.D. कैंडॉल। फादर कौन है टेक्सोनॉमी के? कैरोलस लिनेनियस। और इंडियन टेक्सोनॉमी के फादर कौन है? सेंटा पाउ। हु इज द फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी? सेंटा पाउ। अब टेक्सोनॉमी में 4 बेसिक प्रोसेसेस के बारे में हम बात करते हैं: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो 4 बेसिक प्रोसेसेस of taxonomy are characterization, identification, nomenclature and classification.
अब ये क्या है ये प्रोसेसेस? मान लीजिए जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है, मान लीजिए वो किसी फॉरेस्ट में डिस्कवर हुआ है या फिर किसी ओशन में डिस्कवर हुआ है, कहीं पर भी जब कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है तो सबसे पहली जो प्रोसेस की जाती है वो है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि उस ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया जाता है एंड आफ्टर ऑब्जर्वेशन उसके कैरेक्टर्स की एक लिस्ट बनाई जाती है। कैरेक्टर्स की लिस्टिंग के दौरान उसके सभी तरीके के कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया जाता है। पहले आप उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं कि भाई उसकी बॉडी की फॉर्म कैसी है, उसकी बॉडी का साइज कैसा है, शेप कैसी है, स्किन ड्राई है या मॉइस्ट है, स्किन के ऊपर स्केल्स हैं या हेयर्स हैं या कैसी स्किन है। तो ये सभी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एक तरीके से हैं। तो सबसे पहले आप उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप उसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, ब्लड के अंदर आरबीसी है या नहीं है, ब्लड कैसा है, कलर कैसा है ब्लड का, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। उसके बाद फिर आप उसके साइटोलॉजिकल फीचर्स को स्टडी करते हैं, भाई सेल जो है इसका, उसके अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, यूकारियोटिक सेल है या प्रोकारियोटिक सेल है। दैट मीन्स टू से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजेशन जितने भी पॉसिबल कैरेक्टर्स की आप लिस्टिंग कर सके, जितने भी पॉसिबल कैरेक्टर्स की आप लिस्ट बना सके ऑर्गेनिज्म के, आप वो करते हैं। तो इट इज अबाउट द लिस्टिंग ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन, कि चलिए जो आपको अननोन ऑर्गेनिज्म मिला उसके कैरेक्टर्स की लिस्ट तो आपने बना ली, अब आप उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, आप उस ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, आप उसे पहचानना चाहते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन वी टेक हेल्प ऑफ कीज। अब ये कीज क्या चीज होती हैं? कीज एक तरीके से एक बुकलेट होती है कि किसी भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की जो की है वो एक बुकलेट है, और उस बुकलेट के अंदर उस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के सभी कैरेक्टर्स को एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज कर रखा है। मान लीजिए जो अननोन ऑर्गेनिज्म हमको मिला था उसकी हमने कैरेक्टराइजेशन की है, अब हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं और उस आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने 3 स्पीशीज की कीज उठा ली, ठीक है। ये स्पीशीज ए है, ये बी है और ये सी है। ये की 1 है, ये की 2 है, ये की 3 है। तो इस की के अंदर इस स्पीशीज के कैरेक्टर्स की लिस्ट दी गई होगी, इस की में इस स्पीशीज के कैरेक्टर्स की लिस्ट। तो जब आपने अननोन ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टराइजेशन की थी तो उस कैरेक्टराइजेशन की प्रोसेस में उसके कैरेक्टर्स की लिस्ट आपने बनाई है। अब उन कैरेक्टर्स को इन कीज में दिए गए कैरेक्टर्स के साथ आप कंपेयर करवाते हैं और जिस की से मैक्सिमम कैरेक्टर्स मैच करते हैं उसी स्पीशीज से वो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करेगा। मान लीजिए वो जो अननोन ऑर्गेनिज्म था उसके कैरेक्टर्स की जो लिस्ट थी वो इस स्पीशीज की नंबर 2 से मैच कर गई, तो यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो बी स्पीशीज से बिलोंग करता है। तो आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस में हम ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। तो कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन को मैं अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करने लग जाऊं तो इट इज अबाउट द लिस्टिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, अब आपने पहचान लिया है कि भाई ये जो ऑर्गेनिज्म है ये उस स्पीशीज से बिलोंग करता है।
अब नेक्स्ट आता है स्टेप नॉमेनक्लेचर का। नॉमेनक्लेचर में आप उस ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप जो मन में आपके आए वही नाम उस ऑर्गेनिज्म को दे सकते हैं। टेक्सोनॉमी के अंदर एक सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का। टेक्सोनॉमी कहती है कि आपको उस ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम देना पड़ेगा जिसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड उसे सेम नाम से जाना जाए। और वो साइंटिफिक नेम देने के लिए एक सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का। वो सिस्टम हम नॉमेनक्लेचर का पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो वो सिस्टम फॉलो करते हुए आपको उस ऑर्गेनिज्म को एक नेम देना है और इसी प्रोसेस को बोला जाता है नॉमेनक्लेचर। सो नॉमेनक्लेचर में क्या होगा? नेमिंग द ऑर्गेनिज्म। नॉमेनक्लेचर इज नेमिंग द ऑर्गेनिज्म। फिर लास्ट स्टेप आपका आ जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आप जानते ही हैं कि उस ऑर्गेनिज्म की अरेंजमेंट ग्रुप्स में या वेरियस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में। मतलब क्या है? स्पीशीज का आपको पता चल गया था, फिर आप देखेंगे कि वो किस जेनस से बिलोंग करता है। फिर ये लिख दिया भाई ये इस जेनस से बिलोंग करता है। फिर आप देखते हैं कि वो किस ऑर्डर से बिलोंग करता है। फिर आप देखेंगे वो किस क्लास से बिलोंग करता है। फिर आप देखेंगे वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, किस किंगडम से बिलोंग करता है। तो आपको एक प्रॉपर पोजीशन उस ऑर्गेनिज्म को आप असाइन कर देंगे कि ये ऑर्गेनिज्म उस किंगडम से बिलोंग करता है, उस फाइलम से बिलोंग करता है, उस जीनस से बिलोंग करता है, उस स्पीशीज से बिलोंग करता है। तो आपने उस ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर दिया वेरियस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में और इसी चीज को बोला जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये 4 बेसिक प्रोसेसेस हैं टेक्सोनॉमी में: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन को सिंपली आप कह सकते हैं लिस्टिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। This is nomenclature is naming the organism. After that classification की जो different taxonomic categories हैं उनके अंदर arrange करना, arrangement of the organism into different taxonomic categories। तो ये हमने बात की टेक्सोनॉमी की। अब एक छोटी सी चीज और बची है इस टॉपिक में, क्लासिकल टेक्सोनॉमी और मॉडर्न टेक्सोनॉमी में क्या डिफरेंस है। हम उस डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे अपने अगले टॉपिक पर, दैट इज सिस्टमैटिक्स। तो अब टेक्सोनॉमी, 2 तरीके की टेक्सोनॉमी है जिसके बारे में हमें बात करना है। वन इज क्लासिकल टेक्सोनॉमी एंड अनदर वन इज मॉडर्न टेक्सोनॉमी। मॉडर्न टेक्सोनॉमी या इसको न्यू सिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं। न्यू सिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं। सिस्टमैटिक्स वर्ड पर मैं बाद में आऊंगी, अभी इनके बीच में डिफरेंस सुनिए आप। जब हम टेक्सोनॉमी के, अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में बात की कि हम उसमें कैरेक्टराइजेशन की प्रोसेस करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर किया जाता है, फिर आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन आती है। तो कैरेक्टराइजेशन में आप कौन से कैरेक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट जो टेक्सोनॉमी है उसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया कि क्लासिकल टेक्सोनॉमी तब कहलाती है जब आप कैरेक्टराइजेशन के वक्त सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को कंसिडर करें। यानी कि आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला है और आप उसके सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की नोटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा क्लासिकल टेक्सोनॉमी में किया जाता है कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को कंसिडर किया जाता है क्लासिफिकेशन के टाइम पर। जबकि मॉडर्न टेक्सोनॉमी
के अंदर आप सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को नहीं कंसिडर करते, आप ऑर्गेनिज्म के एनाटॉमिकल फीचर्स भी देखते हैं, आप उसके साइटोलॉजिकल फीचर्स भी देखते हैं, आप उसकी जेनेटिक्स भी देखते हैं, आप उसके डीएनए आरएनए के बारे में भी देखते हैं कि डीएनए कैसा है, आरएनए कैसा है, आप उसकी स्टडी भी करते हैं, आप उसकी इकोलॉजिकल रोल की भी स्टडी करते हैं कि भाई इकोसिस्टम के अंदर ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी है। मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर आप मॉर्फोलॉजी भी देखते हैं, आप एनाटॉमी भी देखते हैं, आप साइटोलॉजिकल फीचर्स भी देखते हैं, आप इकोलॉजिकल रोल भी देखते हैं ऑर्गेनिज्म का, आप उसकी जेनेटिक्स के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारे फीचर्स को कैरेक्टराइजेशन की टाइम पर इंक्लूड किया जाता है तो वो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है। और जब आप कैरेक्टराइजेशन करते हैं किसी इंडिविजुअल को और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को कंसिडर करते हैं तो ऐसा क्लासिकल टेक्सोनॉमी में किया जाता था। मॉडर्न टेक्सोनॉमी में आप सभी तरह के फीचर्स को इंक्लूड करते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे, उसकी एनाटॉमी के बारे में भी बात करेंगे, सेल भी देखेंगे भाई कैसा है, प्रोकार्योटिक है, यूकार्योटिक है। सो दैट इज मॉडर्न टेक्सोनॉमी। जो क्लासिकल टेक्सोनॉमी है वो एक तरीके से उसके ओरिजिन की बात करें तो जो हमारे पुराने साइंटिस्ट थे जैसे कि एरिस्टोटल है, थियोफ्रिटस है, उनके समय पर उसका ओरिजिन हुआ और इवन कैरोलस लिनेनियस तक इसे फॉलो किया जाता था क्लासिकल टेक्सोनॉमी को। जबकि ये जो टर्म है मॉडर्न टेक्सोनॉमी या जिसे न्यू सिस्टमैटिक्स भी बोला जाता है, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय अ साइंटिस्ट हैविंग द नेम जूलियन हक्सले। This term was coined by scientist having the name Julian Huxley. Julian Huxley. तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है टेक्सोनॉमी का। अब हम अपने लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं एंड दैट टॉपिक इज सिस्टमैटिक्स। ये जो शब्द है सिस्टमैटिक्स, ये आया है वर्ड लैटिन वर्ड सिस्टमा से। लैटिन वर्ड सिस्टमा जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। सबसे पहले सिस्टमैटिक्स का यूज जिन साइंटिस्ट ने किया है उनका नाम है कैरोलस लिनेनियस। कैरोलस लिनेनियस सबसे पहले इन्होंने सिस्टमैटिक्स शब्द का इस्तेमाल किया। जिस तरीके से टेक्सोनॉमी में हम प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन का क्या प्रोसीजर है, क्लासिफाई करते हुए हमें किन नियमों का पालन करना है, ठीक उसी तरीके से सिस्टमैटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी के बारे में। इट इज अबाउट द स्टडी ऑफ द काइंड एंड diversity of living organisms प्लस इसमें एक और एडिशनल चीज आ जाती है कि डाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ते हैं प्लस में जो रिलेशनशिप्स हैं अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लस रिलेशनशिप्स अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए, अगर एक शब्द में आप सिस्टमैटिक्स को डिफाइन करेंगे तो इट इज अबाउट द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जिस तरीके से जो टेक्सोनॉमी है वो प्रिंसिपल और प्रोसीजर की स्टडी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, उसी तरीके से जो सिस्टमैटिक है वो स्टडी है ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी की।
Taxonomy is the study of the principles and procedures of biological classification. Systematics is the study of the diversity of living organisms. हालांकि जो सिस्टमैटिक्स है, टेक्सोनॉमी है, इन सब में बहुत ही कम सा डिफरेंस है, बट स्टिल हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे टेक्सोनॉमी में आप कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं, यहाँ पर ये चारों प्रोसेसेस तो हैं ही है, इसके साथ साथ हम ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में भी बात करते हैं। यहां पर सिस्टमैटिक्स में हम कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन के बारे में तो बात करते ही हैं, प्लस में जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनके बारे में भी बात करते हैं। प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये जो एडिशनल चीज आई है कि भाई एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ऑर्गेनिजम्स के, कहने का मतलब ये है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रिमिटिव हैं, कौन से एडवांस्ड हैं, कौन से एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से नए हैं, कौन से एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से पुराने हैं। भाई जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल हैं, ऑफ कोर्स वो प्रिमिटिव हैं, जिनमें यूकैरियोटिक सेल हैं वो एडवांस्ड हैं। एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिज्म की जो कि एक दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड हैं। एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि एक दूसरे से कम रिलेटेड हैं। तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में भी बात करते हैं सिस्टमैटिक्स में, और टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में ये एक डिफरेंस आ जाता है कि वहाँ पर हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं बात कर रहे थे, वहाँ पर हमने आइडेंटिफिकेशन किया, नॉमेनक्लेचर किया, क्लासिफिकेशन की। यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें तो करते ही हैं, साथ में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी कंसीडर करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो बायनॉमियल सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।